तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कविता की बात करने वाले हैं जिसे पढ़ना एक तूफान से गुजरने जैसा है। मैं बात कर रही हूँ सिल्विया प्लैथ की डैडी की। ये एक ऐसी कविता है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और शायद थोड़ा गुस्सा भी आ जाए। आज हम इस पावरफुल, इस कंट्रोवर्शियल कविता की हर एक लेयर को एक एक करके खोलेंगे, पर्सनल ट्रॉमा से लेकर हिस्ट्री के सबसे अंधेरे पन्नों तक। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स कविता की गहराइयों में उतरते हैं। कविता शुरू होते ही एक बहुत ही अजीब और दम घुटने वाला माहौल बना देती है। स्पीकर कहती हैं कि वो अब और नहीं सह सकती इस काले जूते में, और इस जूते के अंदर वो खुद को एक पैर, एक फुट की तरह देखती हैं जिसमें वो 30 साल से अ पुअर एंड वाइट फुट फंसी हुई हैं। सोचकर देखिए, 30 साल तक एक अंधेरी, बिल्कुल तंग जगह में कैद रहना, जहां ना हवा आती है ना रोशनी। और पुअर एंड वाइट का मतलब है बिल्कुल बेजान, रंगीन। यही पावरफुल मेटाफर है उनके और उनके पिता के इस ओप्रेसिव रिश्ते का, जिसे हम पूरी कविता में देखेंगे। अच्छा, इस कविता को ठीक से समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, और वो है कन्फेशनल पोएट्री। ये 1950s और 60s में शुरू हुआ एक ऐसा लिटरेरी मूवमेंट था जहां पोएट्स ने पर्दे के पीछे छिपकर लिखना बंद कर दिया। वो अपने सबसे पर्सनल, सबसे डार्क अनुभवों को, जैसे मौत, ट्रॉमा, डिप्रेशन, टूटे रिश्ते, बिल्कुल साफ साफ बिना किसी डर के कागज पर उतार रहे थे। और सिल्विया प्लैथ इस मूवमेंट की सबसे हिम्मत वाली, सबसे प्रोमिनेंट आवाजों में से एक थीं। अब चलिए कविता के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि स्पीकर अपने पिता को आखिर देखती कैसे हैं। देखिए, उनकी नज़र में उनके पिता कोई साधारण इंसान बिल्कुल नहीं है। वो एक विशाल, एक मिथिकल फिगर है, और इस फिगर के दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट रूप हैं। एक तरफ वो एक भगवान है और दूसरी तरफ एक नाजी। तो पहले बात करते हैं इस गॉड लाइक फिगर की। प्लैथ उन्हें मार्बल हैवी कहती हैं, यानी संगमरमर की तरह भारी भरकम, एक ऐसी विशाल मूर्ति जिसके अंदर, वो कहती हैं, अ बैग फुल ऑफ गॉड है, जैसे भगवान खुद उसमें भरा हुआ हो। ये इमेज असल में एक बच्चे की आंखों से देखी गई छवि है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी विशाल फिगर जिसके सामने आप एकदम छोटे महसूस करते हैं, जिससे आप डरते भी हैं और जिसे आप पूछते भी हैं। और यहीं पर, इस स्लाइड पर, सबसे जरूरी कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ वो अ बैग फुल ऑफ गॉड हैं और दूसरी तरफ एक अत्याचारी, एक फैशिस्ट। कविता में उन्हें लुफ्टवाफ और पैंजरमैन से जोड़ा गया है। ये जर्मन मिलिट्री के संदर्भ हैं। उनके चेहरे को माइन काम्फ लुक करा गया है, जो हिटलर की ऑटोबायोग्राफी थी। तो ये सारे शब्द मिलकर क्या करते हैं? वो उस पूजनीय देवता की इमेज को एक दमनकारी, एक ओप्रेसिव नाजी सोल्जर में बदल देते हैं। अब हम आते हैं कविता के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। वो है इसका हॉलोकास्ट इमेजरी का इस्तेमाल। यहाँ प्लैथ अपने पर्सनल, निजी दर्द को हिस्ट्री के एक बहुत बड़े भयानक दुख से जोड़ती हैं। आइए देखते हैं कि आखिर प्लैथ ने अपने दर्द को बयान करने के लिए इतनी बड़ी हिस्टोरिकल ट्रेजेडी का सहारा क्यों लिया। यहाँ प्लैथ कहती हैं कि एक इंजन उन्हें खींच रहा है, लाइक अ जू, एक यहूदी की तरह। कहाँ? डाशाओ, आउशविट्स, बेल्सन, जो हिस्ट्री के सबसे भयानक कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे। देखिए, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन है, जिसके लिए प्लैथ की काफ़ी आलोचना भी हुई है। लेकिन अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उनके शोषण की गहराई को, उनकी बेबसी को बताने का एक तरीका था। वो कहना चाह रही हैं कि अपने पिता के सामने उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक अत्याचारी के सामने एक यहूदी की होती है। और इन पॉइंट से बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे उन्होंने खुद को एक विक्टिम, एक शोषित के रूप में आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था। वो कहती हैं कि उनकी जबान अटक जाती थी, आई कुड हार्डली स्पीक, इसलिए वो खुद को उन लोगों से जोड़ती हैं जिन्हें हमेशा दबाया गया है। वो कहती हैं, आई थिंक आई मे वेल बी अ ज्यू। और फिर वो अपनी जिप्सी एंसेस्टर्स की बात करती हैं। यहूदी और जिप्सी, ये दोनों ही समाज में हमेशा से बाहरी, यानी आउटसाइडर्स माने जाते रहे हैं। तो प्लैथ भी खुद को वैसा ही महसूस कर रही हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि पिता की मृत्यु के बाद स्पीकर आज़ाद हो गई होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उल्टा, वो उसी ट्रॉमा को अपनी जिंदगी में बार बार दोहराती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल आखिर है क्या। ये स्टेप्स इस पूरी डिस्ट्रक्टिव साइकिल को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करते हैं। देखिए, स्टेप 1, 20 साल की उम्र में वो सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं ताकि वो मरकर अपने पिता के पास बैक वापस जा सकें। स्टेप 2, उन्हें बचा लिया जाता है, बट दे पुल्ड मी आउट एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू। स्टेप 3, जब वो बच जाती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि अब क्या करना है।
वो कहती हैं आई मेड अ मॉडल ऑफ यू। वो अपने पिता का ही एक मॉडल बनाती हैं अपने पति के रूप में। और स्टेप 4, वो उस आदमी से शादी कर लेती हैं जो बिल्कुल उनके पिता जैसा है, अ मैन इन ब्लैक विद अ माइंड कैंप लुक। और वो कहती हैं आई डू, आई डू। और फिर आती है ये लाइन जो सच में आपको हिला देगी। एवरी वुमन अडोर्स अ फैशिस्ट। हर औरत एक फैशिस्ट को पसंद करती है। ये एक बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ प्लाथ शायद एक गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई की बात कर रही हैं। अत्याचार और प्यार उनके लिए इतने जुड़ गए हैं, इतने मिक्स हो गए हैं कि वो एक ऐसी ही रिलेशनशिप में फंस गई हैं जो उनके बचपन के उस एक्सपीरियंस को ही रिपीट करती है। लेकिन कविता यहाँ खत्म नहीं होती। इस अंधेरे के बाद एक उम्मीद की किरण आती है। अंत में आकर स्पीकर इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल को तोड़ने का फैसला करती है। और कविता का ये आखिरी हिस्सा एक साइकोलॉजिकल एक्सोर्सिज्म जैसा है, जैसे मन से किसी भूत को उतार फेंकना। यहाँ स्पीकर कहती हैं, सो डैडी आई एम फाइनली थ्रू, यानी अब सब खत्म। और इसका सबसे बड़ा सिंबल क्या है? द ब्लैक टेलीफोन्स ऑफ एट द रूट। वो काला टेलीफोन जो उनके पिता और पति से उनका कनेक्शन था, जो उनके पास से उन्हें जोड़ता था, वो अब जड़ से उखाड़ दिया गया है। कम्युनिकेशन बंद। उनकी आवाज़ें अब उस तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। और यहाँ वो एक बहुत बड़ी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर मैंने एक आदमी को मारा है तो इसका मतलब मैंने 2 को मारा है। अब ये 2 कौन है? पहला, उनके पिता की याद, और दूसरा वो वैम्पायर जो उनके पति का सिंबल है, जिसने, वो कहती हैं, ड्रैंक माई ब्लड फॉर अ ईयर, 7 ईयर्स, जिसने उनका खून पिया। और ये 7 ईयर्स शायद उनके पति टेड ह्यूज के साथ उनके रिश्ते की तरफ एक इशारा है। और फिर आती है कविता की आखिरी, सबसे एक्सप्लोजिव लाइन, डैडी डैडी यू बास्टर्ड, आई एम थ्रू। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा, नफरत और आज़ादी का एक विस्फोट है, एक फाइनल डेक्लेरेशन। इस एक लाइन के साथ वो पिछले 30 साल का बोझ अपने कंधों से उतार फेंकती हैं और फाइनली खुद को आज़ाद घोषित करती हैं। तो जैसा कि आपने देखा, सिल्विया प्लैथ की डैडी सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। ये हमें दिखाती है कि कैसे शब्दों को, लैंग्वेज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपने अंदर के डीमन से लड़ा जा सकता है। तो आपसे मेरा एक सवाल है, क्या भाषा, क्या हमारे शब्द सच में हमारे पास्ट के भूतों को मार सकते हैं, या वो सिर्फ उन्हें कागज पर कुछ वक्त के लिए कैद कर पाते हैं? इस पर जरूर सोचिए। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।